बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला। बीएलए ने ग्वादर पोर्ट के पास धमाका किया है। हमले में 30 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो बीएलए ने ग्वादर पोर्ट के पास एक बड़ा धमाका किया है। देखिए ये धमाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें 30 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह हमला है। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी को लेकर लगातार पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाती रही है। जाफर एक्सप्रेस का हमला हम सब भूले भी नहीं है। और उसके बाद अब देखिए एक बड़ा हमला ग्वादर पोर्ट के पास, जहां पर पाकिस्तान की एक आर्मी की टुकड़ी पर हमला किया बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने और 30 पाकिस्तानी सैनिक इस पूरे उनकी मौत हो गई। उनको मौत के घाट उतार दिया बीएलए ने। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का विनाशक हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले वाली जगह से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे हिजबुल्लाह लड़ाके। ये दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हमला देखिए। पूरा आप देखिए, केवल एक बिल्डिंग नहीं है, कई सारी बिल्डिंग एक लकीर में जैसे खड़े होकर किसी ने विस्फोटक लगा दिया हो और एक साथ डेटोनेट कर दिया हो। एक साथ विध्वंस हुआ इन सभी बिल्डिंग्स में और ये तबाह हो गई। आसपास का पूरा इलाका आप देखिए धुएं से भर गया। कहा जा रहा है कि इन सब जगहों से, इन सब बिल्डिंग से हिजबुल्लाह के लड़ाके ऑपरेट कर रहे थे, जिसके बाद आईडीएफ ने यह अटैक किया। और पहली बार कैमरे के सामने नजर आए अली खामनेई के बेटे, लेकिन मुस्तफा नहीं। जी हां, समझिए ये खबर। नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए खामनेई के बेटे सामने आए। मसूद, मिसम और मुस्तफा अंतिम नमाज में शामिल हुए। 28 फरवरी के बाद, जिस दिन अली खामनेई अमेरिका के हमले में मारे गए, उसके बाद से वो पहली बार पब्लिक में नजर आए हैं, सामने आए हैं अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए। और देखिए कैसे उनके आंसू थम नहीं रहे। हालांकि मुस्तफा खामनेई के बारे में कहा जा रहा था कि क्या वो आएंगे सामने। फिलहाल अभी तक उनकी कोई अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिखी है इस नमाज जनाजा में, या जो सुपुर्द खाक किया जा रहा है अली खामनेई को, उसमें। और खामनेई की श्रद्धांजलि को लेकर उमड़ा जनसैलाब। अंतिम नमाज में शामिल हुआ खामनेई का परिवार। खामनेई की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उनके नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए लोग देखिए कैसे उमड़ पड़े हैं। अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं लोग, कैसे उनके आंसू थम नहीं रहे हैं और कैसे वो लगा। ये देखिए कितनी भीड़, लाखों की भीड़ में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं तेहरान में अली खामनेई को अंतिम सलाम देने के लिए। तो 3 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाता हूं मैं। तीनों तस्वीर देखिए अली खामनेई के इस नमाज जनाजा की तस्वीरें हैं। आप देखिए खामनेई का नमाज जनाजा, जहां पर उनके बेटे शामिल हुए। 3 बेटों ने अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि मुस्तफा खामनेई इसमें भी नहीं नजर आए। और यूक्रेन के कोस्टियांटिनिवका इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर हमला किया है रूस ने। 156वीं ब्रिगेड पर ड्रोन से हमला। हमले में मारा गया यूक्रेनी सैनिक। और डोनेट्स्क मारियोपोल हाईवे पर यूक्रेनी हमला। रूसी फायर मोबाइल टीम ने नाकाम किया अटैक। हवा में मार गिराया यूक्रेन का यूएवी। तो ये हम आपको रूसी फायर मोबाइल टीम के एक अटैक को नाकाम करने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मारियोपोल हाईवे पर, डोनेट्स्क मारियोपोल हाईवे पर यूक्रेन का हमला है, जिसको ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन वही उस ड्रोन को रूसी सेना ने हवा में ही मार गिराया। और रूस का सूमी पर विनाशक हमला। यूक्रेनी इन्फेंट्री कमांड सेंटर पर हवाई हमले से पूरे इलाके में तबाही फैल गई। देखिए कैसे तबाही मची है पूरे इलाके में। ये देखिए एक के बाद एक कई ड्रोन यहां पर आके हिट करते हैं। ये यूक्रेनी इन्फेंट्री कमांड सेंटर पर रूस का हमला है और उसके बाद कैसे धुआं कर दिया इस सेंटर को, इन तस्वीरों में देखिए। और अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है आजादी का, और इसी दौरान हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान स्टूडेंट से टकराया पैराशूट। यूएस झंडे के साथ पैराशूट ड्राइवर टेंट पर गिरा।
अमेरिका में मनाया जा रहा है आज़ादी का जश्न। 250 साल पूरे हुए अमेरिका की आज़ादी का और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है अमेरिका के अलग अलग शहरों में। उसी में देखिए कैसे एक पैराशूट से एक जो पैराडाइवर है वो अमेरिका के झंडे के साथ वहाँ पर डाइव कर रहा था, तभी उसका झंडा जो है वो पेड़ में फंस जाता है और उसके बाद वो वहाँ टेंट पर गिर जाता है। खामनेई के जनाजे के बीच हाई अलर्ट पर पूरा तेहरान। पूरे तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। परंद इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव है। कई इलाकों में फाइटर जेट उड़ान की आशंका है। मोसाद कमेंट्री का यह बड़ा दावा है। और देखिए यमन और सऊदी अरब में चरम पर तनाव। अब हूती ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है। यमन ने सेना की तैयारी का वीडियो जारी किया है। किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है यमन सेना। और यमन में अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ आक्रोश। यमन की राजधानी सना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की धमकियां दी गई। अमेरिकी सेना पर भी हमले की धमकी दी गई। और इसी बीच यमन ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सैन्य ड्रिल में हूती का खतरनाक मिसाइलों का प्रदर्शन। रेड सी में दुश्मन पर हमले का सिमुलेशन किया। यमन में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। राजधानी सना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लाखों लोग। हूती समर्थकों ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। ट्रंप की मक्का पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन। तो क्या यह एक नई जंग का अलर्ट है? हूती वर्सेस अमेरिका। यमन में हूती समर्थकों की जंगी तैयारी। अमेरिका के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है। यमन में लामबंदी कर रहे हैं हूती विद्रोही। राजधानी सना में लाखों की संख्या में समर्थक जुटे। सैनिकों का खतरनाक मिसाइलों के साथ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में हूती लड़ाके इकट्ठा हुए हैं। सऊदी, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लामबंदी की गई है। हूती विद्रोहियों ने बदला लेने को लेकर नारे लगाए हैं। जनरल बख्शी, पहला सवाल आपसे, क्या आपको कुछ पोटेंशियल दिखता है अमेरिका वर्सेस हूती, या आपको लगता है कि नहीं ये फॉर द मोमेंट है? मुझे तो लगता है कि शायद फॉर द मोमेंट है, बिकॉज हूती को मास्टर कार्ड था ईरान का। अगर वो लड़ाई आगे बढ़ती तो वो हूती को रेड सी पे छोड़ देता कि वो रेड सी को भी बंद कर दें। 22% पेट्रोल ऑयल जाता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, कोई 15 से 12% जाता है रेड सी से, और उसको बंद करना तो मतलब लड़ाई की चरम सीमा थी, द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो मैं नहीं समझता अभी वो होगा। अभी धमकीबाजी दी जा रही है। इस वक्त एक्टिवेट करना हाउतीज़ को जब तक कि सीज़ फायर का रुख क्लियर नहीं होता, मेरा ख्याल प्रीमेच्योर होगा। लेकिन वहाँ रूस की तरफ आग बढ़ रही है और मुझे लगता है कि पुतिन अब बड़ा हमला करने वाले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ओडेसा, खार्किव और कईव, इन 3 डायरेक्शंस में हमला हो सकता है, क्योंकि वो तिलमिलाए हुए हैं। खासकर जो रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा था, उस अटैक के बाद रूस तिलमिलाया हुआ है। भारत से उसने रिक्वेस्ट की है रिफाइंड तेल, डीजल और ऑयल उसको देने के लिए, और अब वो पलटवार करने पे आमादा है। ठीक है, मैं इसको अब अली खामनेई के अंतिम विदाई और जो उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े हैं उससे जोड़ के देखना चाहता हूं। मुकेश कौशिक जी, मैं आपके पास आऊँगा। मुकेश कौशिक जी, क्या उस वक्त जब ईरान में मातम मनाया जा रहा हो पूर्व सुप्रीम लीडर के मौत का, और उस वक्त जब वहां पर अभी समझौता हो चुका हो, MOU हो चुका हो अमेरिका से, और वहां पर अभी लड़ाई ना हो रही हो, हूती का इस तरह से एक्टिवेट होना, आपको कोई इसमें पीछे कोई पैटर्न दिखता है? गौरव, इन दोनों बातों को हमको जोड़ के देखना चाहिए। और पहला और सबसे बड़ा फॉरमोस्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब खमेनेई को मार डाला गया था, उसके 45 दिन बाद भी अगर उनके जनाजे में ये हुजूम उमड़ा है, तो ये इस बात का सबूत है कि ईरान को भले ही आपने मिलिट्रीली तोड़ दिया हो,
ईरान को भले ही आपने उसको उसके मिलिट्री उसकी लीडरशिप को ध्वस्त किया हो, लेकिन ईरान के स्वाभिमान को और उसकी जो चेन ऑफ कमांड है, उस कमांड को आप नहीं तोड़ पाए और अमेरिका नहीं तोड़ पाया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की कोशिश ये है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको इस युद्ध के बहाने खत्म किया जाए, भले वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुती हो। तो सऊदी अरब में हुतीज को जो एक्टिवेट हुआ है, सऊदी अरब उनसे निपटेगा, और लेबनान में इजराइल जो हमले कर रहा है वो हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए है। पर इन तीनों ही प्रॉक्सीज की ताकत अभी भी उतनी ही बनी हुई है, ईरान की लीडरशिप का स्वाभिमान उतना ही बना हुआ है, और जो चेन ऑफ कमांड है ईरान की लड़ने की जो चेन ऑफ कमांड है, वो भले ही खमेनेई नहीं रहे हों, लेकिन 45 दिन बाद भी अगर ईरान इस ढंग से मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है तो अमेरिका को सोचना होगा। और ज्यादा अग्रेसिव दिख रही है, और उसने खामनेई के ही चिन्हों पर चलते हुए अमेरिका के गुरूर को तोड़ा है। आज वो 250 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन 250 साल पूरे होने पर, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में नैरेटिव तो यही है कि अमेरिका को झुकना पड़ा ईरान के आगे। इसी बीच देखिए, आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में उमड़ा है जन सैलाब। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जुटे हैं लाखों लोग। करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। आधी रात के वक्त भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा है। देखिए, अपने हाथों में मोबाइल की टॉर्च जलाकर, मोबाइल की लाइट जलाकर कैसे यहाँ पर सॉलिडारिटी शो करते हुए, सम्मान अली खामनेई के प्रति जताते हुए लोग, और दुनिया को मैसेज देते हुए कि ईरान एक है, आप देख सकते हैं। और इसी बीच खामनेई के जनाजे पर पूरे ईरान में मातम। खामनेई को ईरान की महिलाओं ने दी अंतिम विदाई। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम से पहले भावुक हुई महिलाएं। ग्रैंड मुसल्ला परिसर में हजारों महिलाएं मौजूद। महिलाओं ने रोते हुए पूर्व सुप्रीम लीडर को याद किया। ईरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लाखों लोग जुटे। जनाजे में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। महिलाओं ने रोते हुए पूर्व सुप्रीम लीडर को याद किया। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में पूरे ईरान से बड़ी संख्या में लोग आए। ईरान ने जनसैलाब को राष्ट्रीय एकता और समर्थन का प्रतीक बताया। मशहद में 9 जुलाई को इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे अली खामनेई, उनका जो पार्थिव शरीर है। और ईरान ऑब्जर्वर ये दावा कर रहा है, लेकिन खामनेई के जनाजे में हमले की साजिश जताई जा रही है, उसकी आशंका जताई जा रही है। ईरान ने मार गिराए 4 आतंकी। आतंकियों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए। IRIB न्यूज ने जारी की आतंकियों की तस्वीर। तो खामनेई के जनाजे में हमले की साजिश रची गई थी। ईरान ने 4 आतंकी मार गिराए जो जनाजे में शामिल होने आए लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। एक अमरोक काले, चलिए ये तो आतंकी हैं जिनको यहां पर ईरान ने मार गिराया, लेकिन कहा जा रहा था कि मोसाद और टू बी प्रिसाइज इजराइल की सेना पूरी कोशिश कर सकती है कि उस दौरान जब ईरान की मौजूदा लीडरशिप अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए बाहर आए, बंकर से बाहर आए, पब्लिक में आए, और उसमें भी सबसे बड़ा नाम मुस्तफा खामनेई का, तो वो पूरी कोशिश करेंगे वहां पर एक और हमला करने की, अटैक करने की। और ये इसको लेकर ईरान में तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए। आपको क्या लगता है, क्या इसलिए यहां पर ईरान की ये जो तैयारी है ये पुख्ता इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है कि एक चूक तो कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव आप, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय मोसाद के टारगेट पे डेफिनेटली जो है वो मुश्तबा खामनेई रहेंगे। और मुश्तबा खामनेई के बाहर नहीं आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो इजीली ट्रैक किए जा सकते हैं। देखिए, अगर अटैक होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, आपने बोला है एयर डिफेंस को पूरा एक्टिव रखा है, साथ में ग्राउंड डिफेंस तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग रखी है, तभी उन्होंने वो 4 टेररिस्ट एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने मार दिए हैं। अब कितनी खबर ये सही है तो ईरान ही जानता है, परंतु जो ये एक्शन है ये साई ऑप्स का एक हिस्सा है, साइकोलॉजिकल ऑप्स का। यदि आपने 4 इस तरह से जो घुसपैठिए थे उनको मारा है और ये कहा है कि वो टेररिस्ट थे और वो आके मारने वाले, तो ये दिखाता है कि आपकी ग्राउंड प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रांग है। परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुश्तबा खामनेई के बाहर नहीं आने की, वो है कि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। देखिए, ट्रैकिंग जो आजकल होती है, जो इंटेलिजेंस ट्रैकिंग है या साइबर ट्रैकिंग है, वो मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इनके सहारे होती है। तो यदि मुश्तबा खामनेई बाहर आते हैं और उनके आसपास के लोग जो रहते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो किसी भी आसपास के व्यक्ति से जो है उनको ट्रैक किया जा सकता है।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय जिस तरह से वो सेक्लूजन में है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्लूजन में है, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी नहीं है ताकि इजराइल उन तक पहुंच ना सके। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा एक कवच ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के ऊपर पहनाया हुआ है ताकि किसी भी तरह से उनको कोई फिजिकल हार्म ना हो सके। तो मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ये एक बहुत ही सही और इंटेलिजेंट डिसीजन है जो लिया गया है कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए, और ईरान के लिए इस समय शायद अच्छा यही होगा। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। तेहरान में डेथ टू अमेरिका का नारा गूंजा है। लाल झंडा लिए लोगों ने बदला बदला के नारे लगाए हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। खामनेई की मौत का बदला लेने की मांग उठी है। आक्रोशित भीड़ ने अमेरिका इजराइल से बदला लेने की मांग की है। अमेरिका ने ईरान की हालत खराब कर दी। समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान। यह बयान दिया है ट्रंप ने। खामनेई के जनाजे के बीच ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की हमने मोहलत दी है, यह भी कहा है ट्रंप ने। वो कह रहे हैं हम अच्छे लोग हैं इसलिए हमने 1 हफ्ते की मोहलत दी। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इजराइल को बताया कैंसर। गाजा से ईरान तक लोगों की हत्या कर रहा है इजराइल। इजराइल को अमेरिका देता है हथियार, ये कहा पेजेश्कियान ने। खामनेई के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प, कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, ये कहा पेजेश्कियान ने। रहबरी در दिल من و در ذهن من و در مقابل من हमेशा जिंदा است। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए। खामनेई का जनाजा, लेकिन लोगों के दिल में इंतकाम की आग जल रही है। महिलाओं ने रोते हुए अंतिम विदाई दी। लाल झंडों के साथ लोग बदला लेने की मांग करने उतर आए सड़कों पर। ईरान की फूट फूट कर रोए ईरानी नेता और उनके सेना के कमांडर। 2 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान है। अली खामनेई के जनाजे में डेथ टू अमेरिका के लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं। मुस्तबा के लिए भी वहां पर लोगों ने नारे लगाए हैं। लेकिन सवाल यह है, ये तो इमोशन लोगों का है, लेकिन अब क्योंकि जनरल बख्शी ट्रंप कह रहे हैं कि 9 जुलाई तक की हमने मोहलत दी है, और ईरान में भी लोग कह रहे हैं कि बदला बदला बदला। हालांकि वो लोगों का इमोशन है और ऐसे मौके पर वो इमोशन निकलना स्वाभाविक भी है। आपको क्या दिखता है, क्या ये वॉर अब खत्म हो चुकी है या नहीं, अभी इसमें अभी भी बारूद बाकी है? देखिए, मिलिट्री तौर पे अमेरिका ने जो कर सकता था 40 दिन हवाई हमले किए। कोई उनका दावा तो था कि 80-90% हमने मिसाइल ताकत ख़त्म कर दी है ईरान की, लेकिन CIA का एस्टिमेट आया है कि केवल 30% ख़त्म हुई है, 70% बाकी है, जिसको वो दागे जा रहा है, कल परसों तक दाग रहा था। ठीक है, तो ये एनी फर्दर एयर अटैक्स विल बी यूजलेस, दे विल ओनली कॉम्प्लिकेट। और जो ग्लोबल इकॉनमी है, सबसे बड़ी चोट वो खा रहे। अगर दिस वॉर इज नॉट शट डाउन तो ग्लोबल इकॉनमी का सत्यानाश हो जाए। ठीक है, और दुनिया रिसेशन क्या डिप्रेशन की तरफ जा सकती है। इसलिए गल्फ ऑफ हॉर्मूज का जल्द से जल्द खुलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुनिया ने अभी तक अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स देशों ने उनको खर्चा करके ऑयल की प्राइसेस की शॉक से डील करने की कोशिश की थी। अब उनके पेट्रोल रिजर्व आखिरी 4 हफ्ते पे आ गए। ठीक है, दुनिया के पेट्रोल रिजर्व्स, और उसके चलते दे कांट हैव अ सिचुएशन कि SPR 0 हो जाए। इसका मतलब वो खरीदना शुरू, रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे। सही बात। पेट्रोल की कीमत आसमान पे पहुंच सकती है अभी भी। सो अनलेस आप गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खुलवाएं, और वो बगैर लड़ाई की बंदी के, सीज फायर के, MOU के नहीं खुल सकती थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इस सेकंड टर्म में एक अक्लमंदी का फैसला लिया है तो वो है इस वॉर को शट डाउन करना। ये बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद और बेवकूफ़ जंग थी ये, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। इनको उकसाया इजराइल ने, और ये उकसावे में आ गए कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 4। हमने वेनेजुएला को मसल दिया, इसको भी हम 48 घंटे में मसल देंगे, और लेने के देने पड़ गए। और वो बातों में चाहे ट्रंप जो कुछ कहे सर, लेकिन दिख रहा है कि किसने यहाँ पर दुनिया भर में ये मैसेज दिया है कि जीता कौन है। लेकिन इसी बीच ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी आक्रोश है। पूरे ईरान में अमेरिका से बदला लेने की मांग की जा रही है। खामनेई के पोस्टर के साथ बदला लेने की मांग, खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प। स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया।
और अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजराइल से प्रतिशोध लेगा ईरान। खामनेई के जनाजे के बाद हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी। मोसाद कमेंट्री का बहुत बड़ा दावा। तो खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजराइल से विनाशक बदला लेने की तैयारी। खामनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद हो सकता है हमला। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी। खामनेई की हत्या इतिहास का सबसे बड़ा अपराध, यह कहा ईरान ने। ईरानी अवाम में अमेरिका इजराइल के खिलाफ आक्रोश। भीड़ ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प लिया है। मोसाद कमेंट्री के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा ईरान। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कर्तव्य। तस्नीम न्यूज पर अमेरिका और इजराइल को लाइव धमकी। IRGC के मीडिया एडवाइजर रजा नकवी की चेतावनी। तो अमेरिका इजराइल को बदला, ईरान की धमकी। अमेरिका और इजराइल से बदला, यह ईरान ने धमकी दी है। अली खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कर्तव्य है। ईरान के तस्नीम न्यूज पर अमेरिका और इजराइल को यह लाइव धमकी दी गई है। IRGC के मीडिया एडवाइजर मोहम्मद रजा नकवी की यह चेतावनी। बातचीत या समझौते से पहले के इरादों पर असर नहीं, यह कहा है इस रिपोर्ट में। खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है ईरानी। अब सवाल यह है कि एक तरफ MOU हो रहे हैं, एक तरफ समझौता हो रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, हम आखिरी खून तक बदला लेंगे। तो एयर कमोडोर काले, किसकी बात पर भरोसा किया जाए और कैसे आगे अब देखा जाए? देखिए, जो जनरल बख्शी ने बोला वो एक्चुअली लॉजिकल और बिल्कुल सही बात है, परंतु लड़ाइयां जब होती हैं तो लॉजिक और ये सब ना पीछे रह जाता है, ये मैं मानता हूं। देखिए, इस समय ईरान में जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो डेफिनेटली वॉर के फेवर में ही होगा, बिकॉज एक बहुत ही क्रिटिकल और क्राइसिस सिचुएशन से ईरान गुजरा है। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले ऑलमोस्ट जून 2025 से ही ये कॉन्स्टेंटली ईरान के ऊपर प्रेशर है। तो ये मानना कि अब ईरान सारी पुरानी बातों को इतनी जल्दी भूल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ईरानी जनता भी डेफिनेटली एक तरह से संघर्ष की मांग करेगी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये लॉजिक से देखा जाए और करेक्टली देखा जाए तो जो जनरल बख्शी ने बोला वो सही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो सारी दुनिया परेशानी में आएगी। इसके लिए ही अमेरिकन जो इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, वो घुटने एक्चुअली टेके केवल इस बात से डर के हैं कि जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है वो संभलेगी नहीं कुछ समय बाद। तो देखिए, ये अब सिचुएशन ऐसी पहुंच गई है, मैं पहले से ही बोल रहा हूं जब भी मैंने इस बात पे बात की है कि ये दोनों ऐसे कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस पे खड़े हैं जहां पर बीच में मिलना इस समय बहुत मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है, रोल है, वो इजराइल अदा कर रहा है, जिसकी हम कभी भी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं यूएस और ईरान की, और इजराइल को हम बीच में भूल जाते हैं। अभी भी लेबनान पे अटैक हो रहे हैं। तो जो प्री कंडीशंस हैं MOU की, वो अभी भी मीट नहीं हुई हैं। परंतु फिर भी यदि हम इसे पॉजिटिवली देखें तो मैं ये मानूंगा कि जब तक डिस्कशन ऑन है तब तक देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ होप। एक होप है, एक उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी। परंतु इस समय मेरे को नहीं लगता कि शांति की बहुत ज्यादा चांसेस अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसी बीच देखिए, नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुए मुस्तफा खामनेई, ये बड़ी खबर आ रही है। पिता के जनाजे से दूर है ईरान के सुप्रीम लीडर। खामनेई के नमाज जनाजा में पहुंचे मुस्तफा के 3 भाई। 28 फरवरी के बाद नहीं देखे गए मुस्तफा खामनेई, क्योंकि कहा यह गया था कि जब हमला हुआ था उस वक्त मुस्तफा खामनेई भी उस हमले में घायल हो गए थे। किसी तरह बच गए, लेकिन उनको भी चोट पहुंची थी और इसलिए उनका इलाज चल रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा वजहों से मुस्तफा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी है। तो हमले का डर, जनाजे से दूर रहेंगे मुस्तफा। अली खामनेई के नमाज जनाजा में नहीं शामिल हुए मुस्तफा। सुरक्षा वजहों से मुस्तफा किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, यह रिपोर्ट कह रही है। इजरायली धमकियों की वजह से मुस्तफा को दूर रखा गया। पिता, पत्नी और बेटे को अंतिम विदाई देने नहीं आएंगे मुस्तफा। अली खामनेई के नमाज जनाजा में पहुंचे मुस्तफा के 3 भाई। 28 फरवरी के बाद पहली बार नजर आए मुस्तफा, मीसम और मसूद खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, लेकिन मुस्तफा नहीं आए। इसी बीच अली खामनेई की सुपुर्द खाक में शामिल होना चाहते हैं मुस्तफा, यह रिपोर्ट कह रही है। 9 जुलाई को जनाजे की नमाज की अगुवाई करना चाहते हैं मुस्तफा। सुरक्षा अधिकारियों ने मुस्तफा को शामिल होने से रोका है। लोकेशन जाहिर होने की वजह से मुस्तफा पर हमले का खतरा है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। लेकिन अहम मौकों पर मुस्तफा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे। मुस्तफा की गैर मौजूदगी में ईरानी सत्ता में मतभेद की खबरें हैं। कालीबाफ और कट्टरपंथियों के बीच तकरार है, यह रिपोर्ट कह रही है। कालीबाफ को ईरानी कट्टरपंथियों ने बयान से रोका, यह भी रिपोर्ट कह रही है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट है। तो एक तरफ मुस्तफा खामनेई नहीं आ रहे हैं सामने,
सुरक्षा अधिकारी उनको पब्लिक अपीयरेंस में आने से रोक रहे हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई के नहीं आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अहम मौक़ों पर वो आ नहीं रहे हैं, और जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, जिसमें वहाँ की संसद के स्पीकर कालिबाफ हैं और जो दूसरे कट्टरपंथी हैं, उन दोनों के बीच, उन दोनों धड़ों के बीच मतभेद की खबरें हैं और कालिबाफ को पब्लिक स्टेटमेंट देने से रोका गया है। ये रिपोर्ट कह रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो मुस्तफा गैर मौजूद, ईरानी सत्ता में तकरार। सुप्रीम लीडर मुस्तफा के अहम मौकों पर गैर मौजूदगी से सवाल उठ रहे हैं। मुस्तफा की जगह ईरान के फैसले कोई और ले रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। देश कौन चला रहा है, इसे लेकर मतभेद हैं। अमेरिका से समझौते पर कालिबाफ डायरेक्ट शामिल हैं। कट्टरपंथी नेता कालिबाफ की अगुवाई से नाराज हैं। हाल ही में कालिबाफ को लाइव टेलीकास्ट के दौरान युद्ध विराम समझौते की जानकारी देने से रोका गया। अराक्ची के खिलाफ समझौता करने वालों को फांसी हो के नारे लगाए गए। कट्टरपंथी राजनीतिक विश्लेषक फवाद इजादी ने कालिबाफ की टीम को बेवकूफ कहा। एक पक्ष अमेरिका से बातचीत चाहता है और दूसरा पक्ष अमेरिका से बदला चाहता है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। तो मुकेश कौशिक जी, ये सवाल आज से नहीं आ रहा है। जब से अली खामनेई की मौत हुई अमेरिकी हमले में, तब से मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आए और ये कहा जा रहा था कि आखिर कौन चला रहा है ईरान। फिर कहा गया कि नहीं, टॉप लीडरशिप है और उनको चेन ऑफ कमांड को पूरी कमांड अली खामनेई पहले ही दे गए कि कैसे अगर मैं रहूं ना रहूं कैसे देश चलना है, और मुस्तफा खामनेई उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं। और टॉप लीडरशिप में एक राय नहीं है, ये भी लगातार बात आती रही, लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं ईरान की स्ट्रैटेजी में, ईरान के हमले में, या ईरान की उस जवाब में जो उसने अमेरिका को दिया। तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की इन रिपोर्ट्स को आप कितना बाय करते हैं? गौरव, अगर आप 28 फरवरी से पहले और उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो 28 फरवरी से पहले खamenei और उनकी सत्ता के खिलाफ ईरान में लोग सड़कों पर थे, लोकतंत्र की मांग हो रही थी। लेकिन अमेरिका जो रिजीम चेंज चाहता था, परमाणु हथियारों पर कब्जे चाहता था, उसके तेल पर कब्जे चाहता था, ये तीनों उसके मंसूबे बेकार हुए। खamenei की मौत के बाद आपने नोटिस किया होगा कि लगातार वहां पर जितने भी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन थे या जो खamenei के खिलाफ जो आक्रोश था वो खत्म होता चला गया। अब ये खamenei के जो जनाजे में जो 9 जुलाई तक चलेगा और उसके बरियल पर जो समाप्ति होगी, एक पूरी कोशिश ये है कि ईरान में एक इतना सत्ता के समर्थन में लोगों को उमड़ दिया जाए, सैलाब उमड़ जाए कि जो पुराने जो जितने भी असंतोष थे उनको खत्म कर दिया जाए। दूसरा इतना ही नहीं, पूरे गल्फ रीजन में जितने भी पूरा क्षेत्र है वहां पर भले ही शिया और सुन्नी का टकराव हो, लेकिन खamenei की मौत के खिलाफ एक आक्रोश मुस्लिम जगत में है। और इस पूरे जनाजे के रस्म के बाद इस्लामी जगत को एकजुट करने की कोशिश है और जो 9 जुलाई तक चलेगी। और मुझे लगता है कि उसका जो अंतिम दिन होगा उसमें मुस्तफा खुद प्रकट होंगे, क्योंकि वो एक बड़े राजा, एक बड़े शासक के रूप में, इस्लामी जगत के एक बड़े नेता के रूप में उभरना चाहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश ये है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल किसी तरह से शांतिपूर्वक बीत जाए। ठीक है। ये जो 1 हफ्ते की मोहलत है ये जनाजे के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड कप फुटबॉल निपटने के लिए है। तो ये जनाजे और वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद इन दोनों जो अमेरिका और ईरान की जो भिड़ंत होगी, मुझे लगता है कि वो देखने वाली होगी। आप कह रहे हैं भिड़ंत होगी? आपकी बातों में जिस तरह का कन्विक्शन है वो दिखता है कि ये तो अभी जंग होनी बाकी है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, बाब अल मंदेब बंद कर सकता है ईरान। दिमित्री मेदवेदेव के बयान से बड़े संकेत। ईरान के लिए थर्मो न्यूक्लियर हथियार है बाब अल मंदेब। ईरान के लिए परमाणु हथियार से कम नहीं है होर्मुज। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव और उनका ये बयान आया है, यानी रूस भी कह रहा है कि अभी तो लड़ाई बाकी है। चलिए, हम रूस की बात कर रहे हैं और रूस को लेकर लगातार हमारा अभी जो हमने 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाई उसमें भी हमने आपको सामने वो रखा कि पुतिन वर्दी में दिखे। अब इसको हम डिटेल में आपके सामने लाते हैं। सैन्य वर्दी में पुतिन, हाई अलर्ट पर यूक्रेन। जब पुतिन सैन्य वर्दी में आते हैं तब तक कुछ बड़ा होता है। सवाल यह है कि रूस ने 2000 किलो के बम से यूक्रेन पर जो हमला किया है, सैन्य वर्दी में मिलिट्री बेस पर पहुंचे हैं पुतिन। नए हमले के जो आदेश दिए हैं, क्या यूक्रेन के लिए अब और खराब समय आने वाला है? देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुतिन ने बधाई दी है। ये बड़ी खबर पहले देखिए। पुतिन ने ट्रंप को फोन कर शुभकामनाएं दी हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच 1 घंटे 25 मिनट तक बात हुई है। शुभकामना के लिए 1 घंटे 25 मिनट तक बात। अमेरिका को रूस के सहयोग की भी याद दिलाई गई। और डोनबास में रूस का विध्वंसक हमला।
2000 किलो विस्फोटक से यूक्रेनी ठिकाने तबाह। 4 फैब 500 बॉम्ब से ड्रोन ठिकाने जमींदोज। सूमी में 4 फैब 250 बॉम्ब से रूस का अटैक। और यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले के संकेत, सैन्य वर्दी में नजर आए व्लादिमीर पुतिन। फ्रंट लाइन के पास कमांड पोस्ट पर पहुंचे पुतिन ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन का दौरा किया। सूमी और खार्किव में सुरक्षा जोन बनाने के निर्देश दिए। तो देखिए, सैन्य वर्दी में पुतिन, नए हमले के संकेत। 4 जुलाई 2026 फ्रंट लाइन पर हरी सैन्य वर्दी में पहुंचे। खार्किव और सूमी में सुरक्षा जोन बनाने के आदेश दिए गए 4 जुलाई को जब वो पहुंचे। और इससे पहले कब वो गए? मार्च 2025 कुर्स्क के सैन्य बेस में मिलिट्री ड्रेस में दौरा किया। रूसी और उत्तर कोरियाई सेना ने कुर्स्क में हमले तेज किए। अप्रैल 2023 में सैन्य वर्दी में वो जब कमांड पोस्ट का दौरा करने पहुंचे तो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से पहले उन्होंने बैठक की। सवाल यह है जनरल बख्शी कि पुतिन एक बार फिर से दिख रहे हैं कमांड पोस्ट पर, बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, फ्रंट लाइन पर। 4 साल से ज्यादा की ये जंग हो चुकी है और आज भी पुतिन वहां पर अपनी सेना का जोश वैसे ही बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ तो वो जंग थी ईरान की, वहां तो समझौता हो भी गया, यहां समझौता नहीं हो पा रहा है। और अब यूक्रेन ने जिस तरह से ड्रोन अटैक बढ़ाए, लग रहा है कि समझौता होगा भी नहीं। 4 साल मालूम है कैसे वहां पर रूस ने मारा, क्या कैसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए ज़ेलेंस्की ग्राउंड की लड़ाई में पिट गए। जो भी उनके इलाके 4 जो रूस लेना चाहता था उसने ले लिए हैं। डोनेत्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया का लैंड ब्रिज और क्रीमिया। अब वो जब दिखाना चाहता है ज़ेलेंस्की कि मैं हारा नहीं, कि मैं भी नुकसान कर सकता हूँ, वो ड्रोन से पहले तो पिन प्रिक्स कर रहा था, अब इरिटेट कर रहा है, क्योंकि उसने कई 14 जो रिफाइनरीज हैं रशिया की गहराई में उनको हिट किया है। और इतना नुकसान हुआ है कि रूस को भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना पड़ा। ठीक है, रूस तिल मिलाया हुआ है, यूक्रेन बहुत तिल मिलाया हुआ है। और अब लग रहा है कि जब भी वो अपनी वर्दी डालते हैं, सैनिक वर्दी, तो इसका मतलब कोई बड़ा काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है। समर सीजन में काउंटर ऑफेंसिव होता है, जब बारिशें बंद हो जाती हैं, बर्फ़ बंद हो जाती है, ग्राउंड हार्ड हो जाता है। तो अभी अटैक का मुझे काफ़ी अंदेशा है, ओडेसा की तरफ, खार्किव की तरफ, और हो सकता है कीव की तरफ भी हमला हो। हुआ सर, 27 लोग मारे गए, ऑलरेडी हमला किया उन्होंने। और अब लगता है कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जब पुतिन सैन्य वर्दी में आते हैं तो कुछ बड़ा अटैक होता है। तो इस बार भी क्या वो बड़ा अटैक कीव पर होगा या कहीं और होगा, वो देखना होगा। लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की को पुतिन की बड़ी वार्निंग, दुश्मन जितने हमले करेगा उतना कब्जा करेंगे, पुतिन कह रहे हैं। अपनी रक्षा और बफर जोन बनाने के लिए कब्जा करेंगे, ये कहा है पुतिन ने। यानी एक हिसाब से ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं कि तुम जितना हमसे लड़ाई लड़ोगे उतनी अपनी जमीन खोओगे। जैसा कि अब जनरल बख्शी भी कह रहे थे, जितना उसको चाहिए था वो उतना कब्जा करके बैठा हुआ है। तो यूक्रेन के सैन्य हथियार तबाह कर रहा है रूस। यूक्रेनी सैन्य फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान है। यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन को नष्ट करने की तैयारी है। रूस ने नई रणनीति के तहत लक्ष्य बदले। रूसी हमले पर स्पुतनिक की रिपोर्ट। तो रूस ने रणनीति बदल दी है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य फैसिलिटी पर हमले तेज किए हैं। फ्लेमिंगो मिसाइल फैसिलिटी रूस का मुख्य टारगेट है, क्योंकि फ्लेमिंगो मिसाइल से रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन को टारगेट कर रहा है रूस। नीपर नदी के नजदीक ऑयल डिपो, फ्यूल डिपो टारगेट किए जा रहे हैं। ब्रिज, रेलवे ट्रैक, सड़क को तबाह कर रहा है रूस। नए हमलों का मकसद यूक्रेन के सैन्य भंडार खत्म करना, यूक्रेनी सेना के आगे बढ़ने के रास्ते बंद करना लक्ष्य है, यह स्पुतनिक कह रही है। लेकिन अब स्पुतनिक तो कहा जाता है कि रशिया की ही न्यूज एजेंसी है यहाँ पर एक कमोर काले। मैं किसी एजेंसी के इनपुट से ज़्यादा आपका असेसमेंट यहाँ पर जानना चाहूँगा। ये मिलिट्री फैसिलिटी, वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आज से थोड़ी ना टारगेट हो रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है, किसी भी युद्ध में आप तो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जानते हैं कि इन्हीं चीज़ों को टारगेट किया जाता है ताकि दुश्मन को कमज़ोर किया जा सके। तो आपका क्या असेसमेंट है? अभी जो ये वॉर चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए गौरव, FP9 जो है, एक्चुअली FP9 फ्लेमिंगो जो है, इस एक तरह का ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल ने एक्चुअली 855 किलोमीटर यानी 900 किलोमीटर तक की रेंज है। और यही मिसाइल जो है ये रशिया के अंदर जो गहरे जितने भी उनके फ्यूल और ऑयल रिफाइनरीज है उन पे यूज किया जा रहा है।
तो और साथ में ऑफ कोर्स कुछ साल पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई थी कि अबाउट 6 महीने पहले तक जर्मनी वगैरह दूसरे देशों से कुछ एआई इनपुट्स लगा के जो है ड्रोन्स का रेंज एक्सटेंड की जा रही है, और वो ऑटोनोमस ड्रोन जो हैं वो अंदर गहरा जाके रूस पे हमला कर रहे हैं। परंतु फिर भी अगर आप इसको सैन्य स्ट्रेटेजिक सामरिक दृष्टि से देखें तो मैं मानूंगा कि एक्चुअली ये रूस पे ना एक तरह से मच्छर काटने के बराबर ही है, बिकॉज रूस की जो इस समय ऑयल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत बड़ी है, और डेफिनेटली वॉर टाइम में जो ये माइनर डैमेजेस वगैरह होते हैं, इन डैमेजेस को जल्दी जल्दी कंट्रोल किया जाता है। देखिए लगते बड़े स्पेक्टेकुलर है, यदि आप किसी ऑयल भंडारण जो क्षेत्र है आप उस भंडार पे हमला करेंगे तो वो लगेगा बड़ा फ्लेम, बड़ा धमाका लगेगा, कितना बड़ा धमाका कर दिया यहाँ पर। परंतु एक्चुअली उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ऑयल, कोई भी ऑयल जो रिफाइनरी है वो बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड आउट होती है, और उसके कुछ क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, परंतु हर बारी उस क्रिटिकल पार्ट को हिट कर पाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। क्योंकि अभी जिस तरह से रूस के सामने एक बड़ी स्थिति आई, उनका जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ, उसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए कि क्या यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। आप जल्दी से कुछ छोटी और कुछ बड़ी खबरें और हैं जो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की इजरायल को चेतावनी, युद्ध का आदी हो चुका है इजरायल, ये कहा एर्दोआन ने। इजरायल का अस्तित्व क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ा है, लेबनान और सीरिया को युद्ध की आग में झुकने नहीं देंगे, ये कहा है एर्दोआन ने। और ईरान में नए नेवी कमांडर की तैनाती की गई है। अली ओजमाई को IRGC नेवी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अली रेजा तंगसरी की जगह बने हैं नए कमांडर। मई में अमेरिकी हमले में मारे गए थे तंगसरी। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का बहुत बड़ा एक्शन, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद किया। ओमान की ओर हॉर्मुज का दक्षिणी रूट भी बंद किया। ओमान तट के नजदीक IRGC की स्पीड बोट्स, ईरान ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा दावा। तो हॉर्मुज पूरी तरह बंद। आइए दिखाते हैं आपको बिग वॉल पर। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की अमेरिका को सीधी चुनौती। ओमान तट की ओर हॉर्मुज का दक्षिणी रूट भी बंद किया गया है। ओमान और IMO की मदद से दक्षिणी रूट से हो रही थी शिपिंग। ओमान तट के नजदीक IRGC की स्पीड बोट्स का एक्शन। ओमान के खासब के नजदीक IRGC की बड़ी तैनाती। ईरान की मंजूरी के बिना जहाजों की आवाजाही को बंद किया गया। उधर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस लगाएगा ईरान। चीन में ईरानी राजदूत रहमानी फाजिल का बड़ा बयान। टैक्स में दी जाएगी चीन और मित्र देशों को विशेष छूट। समुद्री सुरक्षा और निगरानी बढ़ाएगा ईरान।